हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह। In association with JK Tire, Total Control। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले आपको वो खबर दिखाएंगे जिसके बारे में हर घर में और हर परिवार में चर्चा हो रही है। दिल्ली के एक बहुत नामी स्कूल में पढ़ने वाले 16 साल के एक बच्चे ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। और मुंबई में 19 साल के एक लड़के ने, जो कॉलेज में पढ़ता था, सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि कुछ लोगों ने मराठी में न बात करने की वजह से ट्रेन में उसके साथ मारपीट की थी। ये दोनों ही हमारी जेन जी के युवा थे। और आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश की व्यवस्था इस पीढ़ी के बच्चों को समझ क्यों नहीं पा रही है। अब से थोड़ी देर में 16 साल के स्कूली बच्चे शौर्य पाटिल के पिता हमारे साथ होंगे, जिनसे हम ये पूछेंगे कि क्या शौर्य को बचाया जा सकता था। इसके बाद आपको बताएंगे कि लाल किले ब्लास्ट में शामिल आतंकवादी डॉक्टरों के स्लीपर सेल में 200 से ज्यादा डॉक्टर्स हो सकते हैं। जांच में यह भी पता चला है कि इन आतंकवादियों के हैंडलर्स सीमा पार बैठे हुए इन्हें लगातार बम बनाने के वीडियोस भेज रहे थे और इन वीडियोस को टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भेजा जा रहा था, जिन्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। और आखिर में आपको बताएंगे कि आप वजन घटाने के लिए डाइटिंग करते हैं, जिम जाते हैं, अपने खाने की मात्रा को बिल्कुल कम कर देते हैं और फिर भी आपका वजन कम नहीं होता। इसमें दोष आपका नहीं है, बल्कि बाजार में मिलने वाले पैकेज्ड फूड बनाने वाली उन बड़ी बड़ी कंपनियों का है, जिन्होंने मुनाफा कमाने के लिए आपके शरीर को खोखला कर दिया है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा आपके लिए हम करने वाले हैं। लेकिन आज सबसे पहले एक दुख भरी खबर हम आपको देना चाहते हैं। आज दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह हादसा तेजस की एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ और क्रैश होने से ठीक पहले यह तेजस विमान आसमान में एक लूप बना रहा था और तभी अचानक इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई और वो जमीन से टकराकर क्रैश हो गया। और जमीन पर विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है और पिछले 24 सालों में वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह सिर्फ दूसरी घटना है। इस समय सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों की बहुत चर्चा हो रही है और हमारे देश के दुश्मन मेड इन इंडिया तेजस एयरक्राफ्ट के खिलाफ अब एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। तेजस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इंडियन एयरफोर्स को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और हथियारों के बाजार में मेड इन इंडिया जो हथियार हैं, खास तौर पर जो तेजस है, हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस हादसे के बाद तेजस को लेकर अब एक नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एयर शो में इस तरह की कोई दुर्घटना हुई हो। इससे पहले दुनिया भर में अलग अलग बड़े बड़े एयर शोज के दौरान दुनिया के बेहतरीन, आधुनिक और एडवांस्ड फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं। आज हम आपके लिए ये डिकोड करेंगे कि दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक तेजस कैसे क्रैश हुआ। लेकिन उससे पहले आप आज की इन तस्वीरों को देखिए।
crash show. Oh, flight crash, aircraft crash. Oh my God. Oh, oh. Airline crash show, live crash show. Aircraft crash, live crash. क्रैश होने से ठीक पहले ये तेजस विमान आसमान में उड़ान भरते हुए एक खास तरह से अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर रहा था और अलग अलग तरह के करतब दिखा रहा था और ये आसमान में एक लूप बना रहा था जिसे कहते हैं सर्कुलर लूप। और ये कुछ ऐसा है मानो आसमान में ये विमान एक सर्कल बना रहा है इस तरीके से, और इसने हवा में अपना पहला लूप बखूबी सुरक्षित तरीके से बना लिया था और दूसरा लूप बनाते समय यह विमान बहुत नीचे आ गया जमीन के और फिर जमीन से टकरा गया। इस सर्कुलर लूप के दौरान पायलट के शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है जिसे आप अंग्रेजी में नेगेटिव जी फोर्स कहते हैं, और जब आसमान में उड़ते समय विमान इतनी तेज गति से जमीन की तरफ नीचे आता है तब कई बार पायलट को दिशा भ्रम हो सकता है और पायलट्स को यह पता नहीं चलता कि जमीन किस तरफ है, आसमान किस तरफ है और जमीन से दूरी कितनी है। हालांकि पायलट्स को ऐसी किसी भी हालात का सामना करने के लिए बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कई बार मैन और मशीन यानी इंसान और मशीन के बीच तालमेल में अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए, जरा आधे सेकंड की भी देर हो जाए तो कई बार ये घातक हो सकती है। और जब आप आसमान में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इस तरह के करतब दिखाते हैं तो आधे सेकंड की देरी भी जानलेवा हो सकती है। एविएशन एक्सपर्ट्स ऐसी संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि इस तेजस एयरक्राफ्ट का पायलट भी सर्कुलर लूप से सही तरीके से बाहर न निकल पाया हो। हालांकि मैं ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि इसमें गलती पायलट की हो सकती है या मशीन की हो सकती है। ये दुर्घटना आज ही हुई है, कुछ घंटे पहले हुई है। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि इस दुर्घटना के पीछे असली कारण क्या हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का कोई कारण हो सकता है, विमान में कोई गड़बड़ी हुई है, अंदाजा लगाने में कोई गड़बड़ी हुई है, ये सारी संभावनाएं हैं और हो सकता है कि असली वजह कुछ और निकले। फिलहाल भारतीय वायुसेना ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है, जिसमें जब ये जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद इसका सच सामने आएगा। इस दौरान ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिस सर्कुलर लूप की हम बात कर रहे थे, एक लूप बनाने की ये एयरक्राफ्ट कोशिश कर रहा है। एक लूप इसने बिल्कुल ठीक तरीके से बना लिया था और दूसरा लूप बनाते समय ये जमीन के बहुत निकट आ गया, बहुत करीब आ गया और उसके बाद ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। सोचिए, वर्ष 2001 में तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और ये तेजस की सिर्फ दूसरी दुर्घटना है। इससे पहले पिछले साल वर्ष 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में इंजन फेल होने की वजह से एक तेजस क्रैश हुआ था और उस समय पायलट ने समय रहते ही इजेक्ट कर लिया था। 24 वर्षों में सिर्फ 2 बार तेजस क्रैश हुआ है और इस विमान में GEF 404 इंजन लगा हुआ है, जिसे अमेरिका की एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक, यानी GE कंपनी का इसमें इंजन लगा हुआ था। और भारतीय वायुसेना के लिए तेजस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विमान है। अब तक हमारी वायुसेना 220 तेजस फाइटर जेट्स का ऑर्डर प्लेस कर चुकी है, जिसमें से 39 विमान वायुसेना को मिल चुके हैं। जहां पर यह दुर्घटना हुई है यानी दुबई एयर शो, ये दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस शोज में से एक है। इसमें दुनिया के 115 देशों की हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुई हैं और यहां सभी देशों के फाइटर जेट्स अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया के दूसरे देश इन्हें खरीदें। यानी यहां ये सारे एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां अपने बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स को शोकेस करती हैं ताकि इन्हें और खरीदार मिले। लेकिन कभी कभार इंसान और मशीन के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है और सोचिए, इसी तेजस विमान ने कल भी इसी एयर शो के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था और तब लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी। ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के शानदार फाइटर जेट्स भी कई बार क्रैश हो चुके हैं। सिर्फ 3 महीने पहले ही पोलैंड की वायुसेना का एक F-16 फाइटर जेट एक एयर शो के दौरान
रिहर्सल करते हुए ऐसे ही क्रैश हुआ था। इस दुर्घटना में विमान के पायलट की भी मौत हो गई थी। आप उसकी तस्वीरें देखिए। F-16 फाइटर जेट को अमेरिका की एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, और अब तक 4,600 से ज्यादा F-16 बनाए गए हैं और दुनिया के 28 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की वायुसेना के पास भी F-16 विमान है और 2015 में ब्रिटेन की वायुसेना का एक पुराना फाइटर जेट हॉकर हंटर ऐसे ही क्रैश हो गया था और ये एयरक्राफ्ट भी सर्कुलर लूप बनाने की कोशिश कर रहा था और तब इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी और 16 घायल हुए थे। वो भी तस्वीर आप देखिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने वर्ष 2022 में फाइटर जेट्स पर बनी एक फिल्म जरूर देखी होगी जिसका नाम है टॉप गन मैवरिक। इस फिल्म के लिए मशहूर एक्टर टॉम क्रूज को जिस फाइटर जेट के पायलट ने ट्रेनिंग दी थी, पिछले वर्ष अमेरिका में एक एयर शो के दौरान ऐसे ही हादसे में उस पायलट की मौत हो गई। और आप बहुत सारे लोगों ने रोल्स रॉयस का नाम जरूर सुना होगा जो गाड़ियां बनाती है, लेकिन गाड़ियों के अलावा ये एयरक्राफ्ट के जेट इंजन्स भी बनाती है कंपनी। और वर्ष 1910 में इस कंपनी के को फाउंडर चार्ल्स रोल्स की एक एयर शो के दौरान विमान हादसे में मौत हो गई थी। ये ब्रिटेन के पहले व्यक्ति हैं जिनकी एक विमान हादसे में मौत हुई थी। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली और 16 साल के इस छात्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसे कैसे स्कूल में टॉर्चर किया गया था। और इस समय उसी 16 साल के छात्र शौर्य के पिता प्रदीप पाटिल हमारे साथ हैं और आज इस खबर की चर्चा हर घर में हो रही है, हर परिवार में हो रही है। और आज 16 साल के उस बच्चे के पिता हमारे साथ हैं जो अपनी कुछ बात आपसे कहने के लिए आए हैं। प्रदीप जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मैं समझ सकता हूं पूरे देश में जितने भी माता पिता हैं वो आपके इस दुख को, आपके इस दर्द को समझ सकते हैं। और आपके 16 साल के बेटे को गए हुए 3 दिन हुए हैं और आज आप हमारे साथ बात करने के लिए यहां पर आए हैं। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मंशा होगी आपकी, जरूर इसके पीछे कोई ताकत होगी जो आपसे कुछ कहलवाना चाहती है कि आप आज टीवी पर आए हैं सिर्फ 3 दिन के बाद। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि देश के सारे माता पिता आज आपको सुन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम सब आपका दर्द आज शेयर करें। आपको लगता है कि शौर्य को बचाया जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता था। कैसे? बिल्कुल 100%। जिस दिन ये 18 तारीख को हादसा हुआ स्कूल में, तो स्कूल छूटने के बाद दूसरे दिन बच्चों ने हमें जब ये चीजें बताई, प्लीज ऐसे फोटो थोड़ा सा ना सामने लाए तो ठीक होगा, क्योंकि मैं बात की नहीं कर पाऊंगा, मुझे दिखेगा वो।
तो बच्चों ने बताया था कि वो टीचर ने इतना डांटा उसको, इतना डांटा कि वो रोने लगा था। रोने के बाद उसको बोला था, तू कुछ भी रोए ले, कुछ भी ड्रामा कर ले, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो उसने बोला कि मैम मुझे सुसाइड जैसे थॉट्स आ रहे। जब उसने इतना भी बोला था तो पेरेंट्स को इसने हिंट दे दिया। हिंट क्या, पूरा इतना डायरेक्ट बता दिया कि मैम ऐसे थॉट्स मेरे आने लगे, इतना रो रहा था वो। तो टीचर्स ने हमें बोलना चाहिए था कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा कह रहा है। कोऑर्डिनेटर मैडम को बोलना चाहिए था, इन्होंने समझाना चाहिए था उसको। या मेरा ड्राइवर उसको छोड़ने गया था, वो गेट के बाहर ही था, उसके बाद उन्होंने देना चाहिए था। तो ये नौबत ही नहीं आती, उसको अकेले को ऐसे थॉट आ रहे तो छोड़ना नहीं चाहिए था। और इसको अभी नहीं, पिछले 6-8 महीने से, इस साल में पूरा उसको तंग किया गया था। 5-6 महीने पहले स्कूल में भी मैं गया था, तब भी उनको बताया था कि अच्छा कुछ भी। सुधीर जी, इसकी कंप्लेंट क्या थी, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। सबके बच्चे प्रदीप स्कूल जी, में मैं जाते आपको हैं। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि अभी हमें जोहानसबर्ग जाना पड़ेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। G20 देशों के जो नेताओं का सम्मेलन है उसमें शामिल होने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मुलाकात की है और दोनों नेता बहुत गर्मजोशी के साथ मिले हैं। दोनों ने आपसी और अंतर्राष्ट्रीय हितों से जुड़े कई मामलों पर बातचीत की है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिला। कल आपके विदेश मंत्री भारत में थे तो काफी विस्तार से कई विषयों पर उनकी भी चर्चाएं हुई। Well, Prime Minister, it's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack at the Balfour power explosion, but also for the bus crash in Saudi Arabia that led to a loss of Indian lives. But we have much to discuss, and our relationship is very strong, never stronger in my view. I think the economic relationship we can strengthen further, and our defence and security ties are also very important going forward. And I look forward to our discussion today. I know our foreign ministers have had a very successful meeting, and I of course saw your minister in Malaysia just a short time ago, and the relationship between us as well. I think the large Indian diaspora in Australia just means those ties are so strong. फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिला। कल आपके विदेश मंत्री भारत में थे तो काफी विस्तार से कई विषयों पर उनकी भी चर्चाएं हुई। Well, Prime Minister, it's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack at the Balfour power explosion, but also for the bus crash in Saudi Arabia that led to a loss of Indian lives. But we have much to discuss, and our relationship is very strong, never stronger in my view. I think the economic relationship we can strengthen further, and our defence and security ties are also very important going forward. And I look forward to our discussion today. I know our foreign ministers have had a very successful meeting, and I of course saw your minister in Malaysia just a short time ago, and the relationship between us as well. I think the large Indian diaspora in Australia just means those ties are so strong. अब हम वापस चलते हैं शौर्य के पिता के पास, प्रदीप पाटिल, जो हमारे साथ हैं अभी। और प्रदीप जी से हम बात कर रहे थे उनके 16 साल के बच्चे के बारे में। प्रदीप जी, आप चाहते थे कि हम शौर्य की पिक्चर तस्वीर ना लगाएं स्क्रीन पर, हमने उसको हटा दिया है। और आपसे हम ये जानना चाहते थे कि ऐसा आखिर क्या हुआ था कि 16 साल के बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में फैसला ले लिया।
हमें भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मंडे को ही हमारी बात हुई थी कि स्कूल हम चेंज करेंगे। 10th क्लास में बच्चा पढ़ता था सीबीएसई बोर्ड का, और स्कूल के पास 20 मार्क होते हैं इनको देने के लिए, 20 मार्क्स। तो इसने जब मुझे ये कहा था कि मेरे को स्कूल में परेशानी कर रहे, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे, तो मैंने बोला था कि मंडे को बड़े भाई के साथ, उसके बेटे, मेरे बड़े बेटे के साथ, तो 3 ऑप्शंस दे दे, उसमें हम एडमिशन ले लेंगे। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, उस 10 दिन में तो स्कूल चला जा, उसके बाद एग्जाम हो जाएगी, फिर तेरे को जाने की जरूरत नहीं है। और मंडे को रात को 12:30 बजे तक हम साथ में ही थे। ट्यूसडे को मेरी मम्मी का एक ऑपरेशन था, इसीलिए हम कोल्हापुर आए थे मम्मी के पास। तो 12:30 बजे तक हमने डिस्कस किया था, आइसक्रीम खा ली थी साथ में। सुबह 7 बजे उठ के जब स्कूल जा रहा था, तब मम्मी को बोल के गया था कि मैं आज बाहर से खाना मंगाना है मम्मी मेरे लिए। तो इतना बच्चा, सब कुछ ओके था। 2 महीना पहले उसने सेंट कोलंबस स्कूल को रिप्रेजेंट किया था डॉन बॉस्को स्कूल में, क्योंकि ये डांसिंग और एक्टिंग में बहुत इसको इंटरेस्ट था, क्योंकि इसको करियर भी इसी में करना था। तो भी हमने इसको बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, वो भी करेंगे तेरे लिए। तो इतना बड़ा अच्छा, सब कुछ अच्छा था। आपने इसकी शायद सुसाइड नोट देखी होगी। सुसाइड नोट में इसने इसी तरह से लिखा हुआ है, मेरे बॉडी के ऑर्गन्स जिसको जरूरत है उसको दे देना, जिसके काम आएंगे। उसने माता पिता से माफी मांगी है। इतना बच्चा मैच्योर से लिख रहा है, और हम सोच नहीं सकते। उसने आखिरी इच्छा यही बताई है कि मेरे बेटे को, मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, मेरी तरह और किसी बच्चे ने सुसाइड नहीं करना चाहिए, मतलब मेरी तरह से और कोई शौर्य नहीं बनना चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। इसीलिए हम इतनी बड़ी मूवमेंट चला रहे हैं, और आप भी हमारे साथ खड़े हो, इसीलिए उसको जरूर न्याय मिलेगा और उसकी इच्छा पूरी होगी। जी प्रदीप जी, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। ज़रूर चाहेंगे कि शौर्य जो चाहता था उसकी आखिरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं शौर्य का ये सुसाइड नोट अभी भी मेरे हाथ में, मैं कल इसको पढ़कर सुना रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आवाज़ कांप रही थी कि उस 16 साल के बच्चे ने ये सब कैसे लिखा होगा। मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कितने तनाव में होगा जब उसने इस सुसाइड नोट को लिखा होगा। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि 16 साल का बच्चा ये तय कर ले कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, सुसाइड नोट लिखता है और फिर ट्रेन के सामने कूद जाता है। और आप बता रहे हैं कि आपने कहा था उसको कि 10 दिन के बाद आप उसे स्कूल से निकाल लेंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो 10 दिन का भी इंतजार नहीं कर पाया? क्योंकि ट्यूसडे को जो टीचर ने उसको गुस्सा किया और डांटा, रोते हुए सब बच्चों के सामने जो इंसल्ट किया, वो इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जहां तक मुझे लग रहा है। और वो टीचर कितना रूड थी, और उसका हेडमास्टर्स के सामने हुआ था उसका। मैं और एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। कल की बात थी, कल जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 2 लोगों को स्कूल के अंदर बुलाया था आपकी मांग के लिए। तो 2, एक जेंट्स और एक लेडीज, 2 जन गए थे। तो उन्होंने जब बोला कि आपके स्कूल के टीचर्स के नाम लिखे, इनको आपने सस्पेंड करना चाहिए, तो उनका ये जवाब था, आप सुन के हैरान हो जाओगे, ऐसा कोई भी किसी का भी नाम लेके सुसाइड करेगा तो हम क्या उसके ऊपर एक्शन लेंगे क्या? हमें भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ये उनका राइट, ये आंसर था। तो जो लेडी थी उन्होंने ये बोला उनको, माधुरी जी ने, कि आप एक काम करो, आपके बच्चे को आप मारो और मेरा नाम लिखो सुसाइड में, आपको कैसा लगेगा? मतलब आज भी उनका जो बिहेवियर है बहुत रूड है। मेरे पास कोई किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। कल शाम को, परसों शाम को 4 बजे खाली फादर्स का फोन आया था, वो भी ये आया था कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमें बता दो। आज 4 दिन हो गए, हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब कितने दिन से चल रहा था और क्या कभी वो घर आकर आपसे ये शेयर करता था कि वो कितना परेशान है, और कभी आपको ऐसा लगा कि वो इतना एक्सट्रीम कदम उठा सकता है? हमें ऐसा नहीं लगा था कि इतना एक्सट्रीम लेवल वो उठाएगा, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग था। स्कूल का मॉनिटर भी था वो। तो सारे बच्चों ने अभी जो इंटरव्यू दिया उसमें बताया था कि वो हमारे लिए स्टैंड लेता था बच्चों के लिए। इतना बड़ा अच्छा उसका मतलब स्ट्रांग था वो, और इतनी बड़ी स्टेप लेगा ऐसा हमें कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उस दिन इतना बहुत बड़ा कुछ हुआ होगा, तभी तो उसने ये स्टेप लिया होगा। जी, ऐसा क्या रहा होगा कि इस बच्चे को ही इतना सिंगल आउट किया जा रहा था उस स्कूल में? सही बताऊं तो मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल ओपन है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बिजनेस के साथ मैं देखता हूँ। तो मतलब हिंदू के लिए मूवमेंट चलाता हूँ। 17 जनवरी 1761 के पानीपत के युद्ध में, तो उसके अगेंस्ट, उसके सोच से तो कोई ऐसा तो किया नहीं, ऐसा मुझे पता नहीं, शक भी आने लगा है, क्योंकि उसी को इतना
क्यों टारगेट किया जा रहा था? जब आपका स्कूल 10 दिन बचा है तो उसको ये क्यों बोला जा रहा है कि तेरा टीसी हम तेरे हाथ में दे देंगे, तेरे को पेरेंट्स को बोला कि तेरा टीसी दे देंगे। भले इन्होंने नहीं दिया हो, लेकिन बच्चे को बोलना 10 दिन पहले एग्जाम से, तो ये बहुत ही बच्चे के मन पे कि क्या असर पड़ेगा, आप समझ सकते हो। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो विचारधारा है, हिंदुत्व विचारधारा आपकी है, और आपने अपने बच्चे को एक क्रिश्चियन स्कूल में डाला, इसलिए भी हो सकता है कि आपके बच्चे को सिंगल आउट किया जा रहा था? मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया गया है। जी, तो आज आपको ऐसा लगता है कि आपने एक क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चे को डालकर एक गलती की थी? आज मुझे ऐसा महसूस होने लगा है, जी, क्योंकि जिस तरह से उनका रिप्लाई भी आ रहा है और उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया हमारे साथ, इससे हमें लगता है कि अगर उनको थोड़ा सा भी अपोलोज होता तो हमारे साथ कांटेक्ट करते। गिल्टी फील, देखो हमें भी पता है जो बच्चा गया वो नहीं कोई दे सकता, लेकिन उन्होंने आना चाहिए था, अपोलो करना चाहिए था, अपोलोज करना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ उनकी तरफ से। जी। मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो मेट्रो स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है, वो अचानक से स्कूल के बाद मेट्रो स्टेशन चला गया, जबकि उसे सीधे घर आना था, और आप शायद गाड़ी भेजते थे बिल्कुल। उसे पिक करने के लिए। हाँ, मेरा ड्राइवर उसको ड्रॉप करने और पिक करने के लिए जाता था, लेकिन उस दिन वो दूसरे गेट से निकल करके मेट्रो स्टेशन की तरफ चला गया। राम आर के आश्रम मेट्रो में बैठ के वो के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पे गया और वहां से उसने जंप मारी है, कूदा है। जी, उस दिन स्कूल जाते समय सुबह उसने कभी आपको कुछ ऐसी कोई इंडिकेशन देने की कोशिश की? आपको कहीं लगा कि आज, खास तौर पर आज के दिन बहुत ज्यादा परेशान है? कुछ भी ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। वो खुद ही बोल के गया कि आज मेरे को बाहर से लंच मंगाना है, इतना सारा बोल के गया वो। इसका मतलब उस दिन स्कूल में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। स्कूल में कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट हुआ होगा। बिल्कुल, उसी दिन का ही कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। एक बच्चा है सरदार जी असमेर, वो उसको पकड़ रहा था कि तो चल कोई बात नहीं, मेरे गाड़ी से चल ले, उसको उसने धक्का मार करके उससे वो चला गया। और सरदार ने असमेर ने फोन करके मेरी वाइफ को बता दिया कि आज शौर्य मेरे साथ आ नहीं रहा था, वो जो धक्का मार करके चला गया और मेट्रो की तरफ चला गया। जी, क्या बहुत सेंसिटिव था, बहुत संवेदनशील था शौर्य? इतना संवेदनशील नहीं था, बहुत ही एक्टिव था वो, बहुत ही एक्टिव था, उसको डांस इतना पसंद था और सबके साथ मिलजुलने वाला था वो। तो जब आपको ये खबर मिली होगी जिस समय, आपको तो यकीन ही नहीं हुआ होगा कि वो ऐसा कर भी सकता है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे सबसे पहले किसी अननोन का फोन है कि आपका बेटा यहाँ पे रेलवे मेट्रो स्टेशन पे गिरा है। तो मैंने बोला उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, और मेरी वाइफ या हमारे ऑफिस का मैनेजर है, कोई भी आ जाएगा आपके पास। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन उसके 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के बाद मेरे डॉक्टर से बात हुई तो मुझे फोन आया, तो उन्होंने बोला कि वो आपके बीच में नहीं रहा। जी, मैं आज आपसे जो बातचीत कर रहा हूं, ये देश भर के माता पिता के लिए कर रहा हूं, सारे परिवारों के लिए कर रहा हूं, और आपसे उन सब के बिहाफ पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हुआ, बदकिस्मती है कि ये आपके साथ हुआ, लेकिन इसके पीछे देश भर के माता पिता के लिए इसमें क्या सीख छिपी हुई है? मैं आपके माध्यम से सभी माता पिताओं को और सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक संदेश देना चाहता हूं। मेरा बेटा तो चला गया, शौर्य चला गया, लेकिन बच्चों को अगर कोई तकलीफ है तो उन्होंने अपने माता पिता के साथ शेयर करनी चाहिए, अपने भाई के साथ शेयर करनी चाहिए। इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाना चाहिए। अपने माता पिता ने भी अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए, उनके साथ भी एज अ फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो उनके साथ शेयर करना चाहिए। और इसके साथ में टीचर्स को भी, सभी स्कूल्स के टीचर्स को भी एक आपकी तरफ माध्यम से एक विनती करता हूं, बच्चों के साथ आप एज ए टीचर के साथ टीचर तो रहना ही चाहिए, गार्डियन की तरह भी रहना चाहिए, और एक दोस्त की तरह भी रहना चाहिए। वो बच्चे, हम जैसे बिजनेसमैन के बच्चे हमारे घर पास, फादर्स के पास कितने रहते, 2 से 3 घंटा, क्योंकि हम सुबह 9-10 बजे जाते तो उठते तो बच्चे स्कूल गए होते सुबह 7 बजे, और 8-9 बजे हम वापस आते तो बच्चे बस 2 घंटा हमारे साथ होते हैं, और सबसे ज्यादा स्कूल में रहते हैं। तो जो भी मुसीबत है दोस्तों के साथ बात करके या टीचर्स के साथ बात करके ही उनको शेयर करनी चाहिए, ताकि ये किसी का भी बच्चा ऐसा ना हो। मेरे शौर्य ने मुझे जो बोला है कि मेरी तरह और किसी बच्चे के साथ ना हो, इसीलिए मैं
अगर कोई और बच्चा ऐसा करता है तो उसको भी मैं शौर्य की तरह देखूंगा, और ये नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी ने भी अपना शौर्य नहीं खोना चाहिए। इसीलिए मैं सबको विनती करता हूँ कि इस मूवमेंट में शामिल हो जाइए। कल इंडिया गेट पे कैंडल मार्च भी निकाला गया है इसी के लिए, उसमें भी शामिल हो जाइए। और सभी स्कूलों को एक बार समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्कूल अपना प्रशासन नहीं संभाल पाते उनको गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना चाहिए। जी, आखिरी सवाल छोटा सा आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो भी कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं? आप देखिए, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब शायद इतनी सेंसिटिविटीज नहीं थी। अभी आजकल के बच्चे या तो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा उनका एक्सपोजर लेवल बहुत हाई है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्कूल जो है वो एक फैक्ट्री की तरह बन गए हैं, इतना हाई प्रेशर माहौल है चारों तरफ बच्चों के कि अब के जो बच्चे हैं ये थोड़े अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात बोली। हम जब छोटे थे तो स्कूल में हमें मारते थे, पीटते थे, और घर पे अगर हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी कि हमें मारा है बोलने की, क्योंकि अगर हमें मार दिया बोल देते तो हमारे घर वाले ही हमें पीटते थे कि तूने कुछ जरूर गलत किया होगा, और वो डबल और मार देते थे। लेकिन अभी के बच्चे बहुत सेंसिटिव है। ये मारने की बात तो छोड़ो, इनकी ये सहनशीलता इतनी कम हो गई है, ये कुछ इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये इसके बारे में भी हमने बहुत बच्चों ने भी और हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत चीजें सोचनी चाहिए। जी प्रदीप जी, आपका शुक्रिया कि ऐसे शोक के समय में भी आपने हमसे बात की, और मैं देश के लोगों के तरफ से, देश भर के माता पिताओं की तरफ से, परिवारों की तरफ से आपका धन्यवाद भी करता हूं, और आपको ये भी कहता हूं कि हम सब आपके इस दुख में आपके साथ हैं, आपके भागीदार हैं, और कोशिश करेंगे कि और कोई बच्चा हमारे देश में शौर्य की तरह ना बने। और इस बातचीत से पहले हम आपको जोहान्सबर्ग लेकर गए थे। हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं, जोहान्सबर्ग में हैं, जहां पर G20 देशों के नेताओं का समिट चल रहा है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नेस्पर्स ग्रुप के चेयरमैन कूज बेकर और इस ग्रुप के CEO फैब्रिसियो ब्लोइसी के साथ भी मुलाकात की है। वो तस्वीरें भी हमारे साथ पास आ गई हैं, अब वो तस्वीरें देखिए। आज हम अपने देश की जेन जी के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि दिल्ली में 10वीं क्लास में एक बहुत ही बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला 16 साल का बच्चा आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो स्कूल में परेशान है और उसने ये कहा कि उसके टीचर्स उसे परेशान कर रहे हैं। उसी दिन जिस दिन शौर्य ने आत्महत्या की है, यानी 18 नवंबर को, उसी दिन मुंबई में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। 18 नवंबर को ही 19 वर्ष के एक छात्र अर्णव खैरे ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। और क्यों की? वो इसलिए क्योंकि उस दिन वो मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था, और अर्णव के पिता का कहना है कि इस दौरान ट्रेन में भीड़ होने की वजह से उसकी कुछ लोगों के साथ बहस हो गई। बहस के दौरान वो हिंदी में बात कर रहा था और लोगों ने उसे मराठी में बोलने को कहा ये मुंबई है, यहां पर आपको मराठी में बात करनी पड़ेगी, जबकि ये बच्चा हिंदी में बात कर रहा था। और सिर्फ इसलिए इस बच्चे की, 19 साल का बच्चा जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था, कुछ लोगों ने ट्रेन में इसकी पिटाई की। इस घटना के बाद इस बच्चे ने अपने पिता से फोन पर बात की और बताया कि वो बहुत तनाव में है, वो बहुत स्ट्रेस में है। बाद में वो घर आया और घर आने के बाद इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लड़का खुद भी मराठी था, मराठी भाषा अच्छी तरह से जानता था, और हमारे नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि वोट के लिए वो कुछ भी मुद्दा बना देते हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में आजकल ये मराठी का मुद्दा बहुत चल रहा है। कुछ पार्टियों के नेता हैं जो जाते हैं, लोगों की पिटाई करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मराठी में बात कीजिए, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। ये एक राजनीतिक मुद्दा है,
उन्हें वीडियो बनाने हैं, उन्हें वोट लेने हैं, उन्हें चुनाव जीतने हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग ये कभी नहीं सोचते कि जो काम वो कर रहे हैं जमीन पर उसका कितना बुरा असर होता है, कैसे लोग इसका शिकार होते हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को तो मुद्दा बना दिया गया और इसी की वजह से आज इस मुद्दे की वजह से एक युवा ने आत्महत्या कर ली। और इस पूरे मामले पर इस बच्चे के पिता का क्या कहना है, आप सुनिए। सर, माझा मुलगा अर्णव खैरे नेहमीप्रमाणे कॉलेजला जायला निघाला। सकाळी इथे त्याचा फर्स्ट क्लासचा पास असतो, तो पास संपला होता म्हणून त्याने सेकंड क्लासचं तिकीट घेतलं आणि सेकंड क्लासचं तिकीट घेऊन तो जनरल डब्यातून प्रवास करत होता। प्रवास करताना पुढे प्रवास चालू झाला त्याचा कल्याणवरून आणि मग त्याच्या पुढे एक हिंदी भाषिक मुलगा होता, समोर एक हिंदी भाषिक व्यक्ती होती। त्या हिंदी भाषिक व्यक्तीला त्याने त्याचा प्रेशर येत होता त्याच्यावर, ट्रेनमध्ये जशी धक्काबुक्की लागते ना तसं धक्का लागत होता, म्हणून त्याला तो हिंदीतून म्हणाला की भाई थोड़ा आप मेरे पे प्रेशर आ रहा है, थोड़ा आप आगे धक्का दो। तर त्याने बाजूची लोकं होती ना त्याने त्याला कानाखाली वगैरे मारलं आणि त्याला सांगितलं की तुला मराठी बोलायला लाज वाटते का? तो म्हणतो अरे मी मराठीच आहे। तो म्हणतो नाही मराठी असं तर तुला मराठी बोलायला लाज वाटते का? त्याला मारहाण केली। तो देखिए ये बच्चा बहुत संवेदनशील होगा, सेंसिटिव बच्चा था। सिर्फ मराठी के मुद्दे पर कुछ लोगों ने अपमान किया, मारपीट की और इस बच्चे ने घर जाकर आत्महत्या कर ली। ये बच्चा 19 साल का था। 16 साल का जो दिल्ली का बच्चा है उसका स्कूल में अपमान हुआ, टीचर्स उसे परेशान कर रहे थे और सोचिए कितना बड़ा कदम उसने उठा लिया। वो गया और ट्रेन के सामने कूद गया। एक 16 साल का बच्चा दिल्ली का, एक 19 साल का बच्चा मुंबई का। इन दोनों बच्चों के सुसाइड से आज हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला, आजकल स्कूल एक फैक्ट्री की तरह बनते जा रहे हैं। क्या स्कूलों में टीचर्स अब गाइड कम और कंट्रोलर ज्यादा बनते जा रहे हैं? क्या अनुशासन के नाम पर बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है? अच्छे नंबर लाने के लिए मानसिक दबाव बढ़ रहा है, अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनके ऊपर यह दबाव बढ़ रहा है और इसीलिए अब स्कूलों का मायने ही एक प्रकार से बदल चुका है। इसलिए पहली बात तो यह है कि जो लोग स्कूल चला रहे हैं, यानी जो हमारी स्कूल की व्यवस्था है, उसे अब बदलने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी जेन जी बदल चुकी है। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या जेन जी ज्यादा संवेदनशील हो गई है, ज्यादा सेंसिटिव है, या फिर हमारा समाज, हमारी व्यवस्था उन्हें समझने में फेल हो रहा है? क्या उनकी सहनशीलता हमारे समाज की, अब उस पर सवाल उठाया जाए, बच्चों की सहनशीलता पर सवाल उठाया जाए। क्या बच्चे अब कम सहनशील हो गए हैं? क्या वो मदद मांगना अपनी कमजोरी समझते हैं? और बड़ी बात यह है कि जो वो मदद मांग भी रहे हैं, क्या वो मदद उन्हें उपलब्ध भी है या नहीं? तीसरा पॉइंट, क्या आज के माता पिता जेन जी की भावनाओं को ठीक से समझ भी पा रहे हैं या नहीं? क्या उनकी मानसिक स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है? और चौथा सबसे बड़ा सवाल, क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भी युवाओं पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया है, युवाओं की एक अलग प्रकार की कंडीशनिंग कर दी है? क्योंकि वर्चुअल दुनिया में दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन असली दुनिया में असली दोस्त शायद कोई भी नहीं है और बच्चों को इस बात का एहसास बहुत देर में होता है। इसलिए आज देश भर के माता पिताओं से, परिवारों से हम यही कहेंगे, आपके घर में अगर बच्चे हैं उन्हें संभाल कर रखिए, आपके घर में युवा हैं उन्हें संभाल कर रखिए। युवा बदल रहे हैं, बच्चे बदल रहे हैं, आसपास का माहौल तेजी से बदल रहा है, इसलिए आपको भी बदलना होगा। अपनी संवेदनशीलताओं को आपको बदलना होगा, उन्हें नई फाइन ट्यूनिंग आपको देनी होगी और आपको अपने बच्चे के आज के ज़माने के जो नए मुद्दे हैं, उनका जो तनाव है, उनके जो दबाव हैं, उसे आपको ठीक से समझना पड़ेगा। चाहे वो हमारी सरकारें हों, हमारे स्कूल कॉलेज हों या फिर घर हों, सबको एक नया बदलाव लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की, जिसे लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क में सिर्फ 5 से 6 डॉक्टर्स ही नहीं थे, बल्कि ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। इस यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर्स, लेक्चरर्स और स्टाफ पर जांच एजेंसियों की नजर है और ऐसा बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को लाल किले पर ब्लास्ट के बाद इनमें से कई लोग अचानक अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस छोड़कर गायब हो गए हैं और अब इनकी तलाश की जा रही है।
जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ब्लास्ट के बाद कितने लोग इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर अचानक गायब हो चुके हैं, अचानक जा चुके हैं। और ऐसा शक है कि इनमें से कुछ लोग डॉक्टर्स के स्लीपर सेल से जुड़े हुए हो सकते हैं, वही स्लीपर सेल जिसने लाल किले के पास ब्लास्ट किया और जो भारत में सबसे बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और इसमें से कई लोगों ने अपना मोबाइल डेटा भी डिलीट कर दिया है और अब इसकी भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई ऐसा हैंडलर भी मौजूद था जो वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस से ही इस पूरे आतंकी नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था और यही हैंडलर पाकिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान में बैठे आतंकवादियों से लगातार बातचीत करके पूरे हमले की प्लानिंग कर रहा था। 10 नवंबर के ब्लास्ट के बाद ही यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर दिल्ली के लाल किले जैसे सुरक्षित स्थान पर यह बम लाने में कामयाब हुए कैसे, आखिर यह बम बनाया कैसे। तो अब यह पता चला है कि आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क बम बनाने के लिए एक DIY मॉडल पर काम कर रहा था। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, यानी खुद से कोई काम करना। और ये आतंकवादी खुद से बॉम्ब बना रहे थे और ये वीडियो देखकर खुद ही बॉम्ब बनाना सीख रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक विदेशी हैंडलर्स ने इन आतंकी डॉक्टरों को 40 से ज्यादा बम बनाने के वीडियोस भेजे। ये वीडियोस YouTube के किसी ट्यूटोरियल के थे जिसमें बम बनाने के तरीकों को बहुत बारीकी से समझाया गया था और बम बनाने के वीडियोस को टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भेजा जा रहा था जिन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सका। इसे भारत में आतंक का नया डिजिटल DIY मॉडल आप कह सकते हैं, जिसमें बॉम्ब को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लाया जाता बल्कि जिस जगह पर धमाका करना है उसके आसपास के इलाके में ही पहले विस्फोटक जमा किया जाता है और फिर वहीं बैठकर इस बॉम्ब को तैयार किया जाता है। और इनके संबंध दक्षिण भारत में हुए धमाकों से भी जुड़े हो सकते हैं। वर्ष 2022 में कोयंबटूर और मंगलुरु ब्लास्ट और फिर 2024 में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में इसी नेटवर्क का हाथ था। और लाल किले के घटना पर जांच एजेंसियों का मानना है कि इसकी प्लानिंग तुर्की में हुई थी। इस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी 2022 में तुर्की गया था, जहां पर सीरिया के एक आतंकवादी से उसकी मुलाकात हुई थी और वहीं पर पहली बार दिल्ली में धमाका करने की योजना बनाई गई थी। अब एक बहुत जरूरी खबर मैं आपको देना चाहता हूं। ऐसी खबरें कभी हेडलाइन में नहीं आती, ऐसी खबरों पर हमारे देश में कभी डिबेट नहीं होता, लेकिन ये वो खबर है जो असल में आपके साथ सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। और ये खबर है आपके खाने में हो रही मिलावट की, जो आपके शरीर को बीमार कर रहा है। क्या आपने कभी नोट किया है कि आप अपना वजन घटाने की पूरी कोशिश करते हैं, डाइटिंग करते हैं, खाने की मात्रा कम कर देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिशियन से स्पेशल डाइट चार्ट बनवाते हैं, लेकिन फिर भी ना वजन कम होता है और ना शरीर में फिटनेस आती है। कुछ महीनों तक कोशिश करने के बाद आप अपने आप को ही दोष देने लगते हैं और फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अपने आप को दोष मत दीजिए, इसका असली कारण आप नहीं, आपका शरीर नहीं, बल्कि फूड माफिया है। आप बाजार से जो दूध, दही, पनीर, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, सीरियल्स, पैक्ड मिठाइयाँ, जूस और कोल्ड ड्रिंक सहित जितना भी पैकेज्ड स्नैक्स या पैकेज्ड फूड खरीदते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रीज में सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनाया जाता है। और खाने की इन चीज़ों में असली अनाज के बदले ऐसा सस्ता और घटिया अनाज इस्तेमाल होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स पहले से ही मिले होते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट यानी बाजार में मिलने वाली दही, जिसे आप हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन इसमें असली दूध के साथ स्टार्च, आर्टिफिशियल फ्लेवर और ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जिसकी वजह से ये एक स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर बन जाता है। और ऐसी चीजों को खाकर हमारी पूरी की पूरी पीढ़ियां बीमार हो रही हैं। इन्हें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। आसान भाषा में ये वो खाना है जिसे बहुत ज्यादा प्रोसेस करके फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। ऐसा दूध, ऐसा दही, ऐसा पनीर, ऐसे खाने पीने की चीजें जो फैक्ट्री में बन रही हैं, इनमें इनका रंग,
इनकी खुशबू और इनका स्वाद बढ़ाने के लिए पाम ऑयल सहित बहुत तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। और ऐसा खाना मोटापा, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और अचानक मौत जैसी कई बीमारियों की वजह बन चुका है। यानी ये खाना आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। इस समय हमारे घरों में खाना पकाने का पारंपरिक तरीका अब खत्म हो रहा है और बनी बनाई चीजें बाजार से खरीदी जा रही हैं। आपके रसोई में जो सामान है भी, उसमें से भी ज्यादातर वही है जो बाजार से पैकेट में आ रहा है, जो प्रोसेस्ड फूड है। यानी फटाफट काम करने का तरीका अब हमारी रसोई तक पहुंच चुका है और अब रसोई में भी हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में प्रोसेस्ड फूड को खाना समझकर खा रहे हैं। और आप ऐसा खाना जितना ज्यादा खाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनाफा उतना ही ज्यादा बढ़ता है और आपका शरीर उतना ही खोखला होता है। द लैंसेट की एक नई रिपोर्ट में नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर और कोका कोला जैसी कंपनियों का नाम लिखा गया है। और ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये लैंसेट की एक नई रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं। लैंसेट की नई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की ये बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ इस प्रकार से इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को बनाती हैं कि लोगों को इन्हें खाने की आदत लग जाती है और फिर वो इस आदत को छोड़ नहीं पाते। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप एक बार खाना शुरू करते हैं तो खाते ही चले जाते हैं जब तक कि वो पूरा पैकेट खत्म ना हो जाए और फिर आपको इस खाने की लत लग जाती है। ये कंपनियां जानबूझकर ये खाने के सामान को इस प्रकार से तैयार करती हैं कि आपको लत लगे। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का जमकर विज्ञापन करती हैं, जिसकी वजह से परंपरागत और हेल्दी खाना आपकी थाली से धीरे धीरे बाहर हो रहा है। यानी लोग अब असली और प्राकृतिक खाना हटाकर पूरी तरह से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में वहां के घरों में इस्तेमाल होने वाले कुल भोजन का लगभग 50% हिस्सा अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। और अब हमारे देश में भी ये लोगों के खान पान का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। ऐसे खाने में नकली स्वाद, आकर्षक रंग और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाकर इसकी ऐसी पैकेजिंग की जाती है जिसे देखकर आप इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाते। दुकान पर जाते हैं, आकर्षक पैक आप देखते हैं और आपका मन करता है कि अभी खरीद के अपनी रसोई में रख ले। लेकिन समस्या यह है कि इन्हें बनाने वाली कंपनियों को लोगों की सेहत की कोई परवाह नहीं और ये कंपनियां इस खाने को बेच बेच कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में वर्ष 2024 में यानी पिछले साल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली 4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल की है। 1 लाख करोड़ रुपए। और इन कंपनियों का इस तरह का भोजन बनाकर बेचने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। जैसे उदाहरण के तौर पर बाजार में 1 किलोग्राम सामान्य दही की कीमत लगभग 77 रुपए है, लेकिन सिर्फ 85 ग्राम फ्लेवर्ड योगर्ट की कीमत 60 रुपए है। यानी एक सामान्य दही जैसे ही एक फ्लेवर्ड योगर्ट बनती है, उसको तब्दील किया जाता है एक फ्लेवर्ड योगर्ट में, इसकी कीमत हो जाती है 77 रुपए से बढ़कर 700 रुपए प्रति किलो। इसकी कीमत 9 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह 1 किलोग्राम आलू की कीमत 40 रुपए के आसपास है, लेकिन इसी आलू से बने सिर्फ 52 ग्राम चिप्स की कीमत 20 रुपए है। जबकि 1 किलोग्राम आलू से आप घर में इससे करीब 19 गुना ज्यादा चिप्स बना सकते हैं अगर आप अपने घर में बनाएं। आपको याद होगा, आज से कुछ समय पहले तक हमारे घरों में आलू हम लेकर आते थे और चिप्स हमारी रसोई में बनते थे। सारे जो स्नैक्स आज आप पैकेट के स्नैक्स खाते हैं वो सब हमारे घरों में बना करते थे। एक और उदाहरण से आपको बताते हैं। बाजार में कॉर्न लगभग 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन इससे बने करीब 500 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स की कीमत 171 रुपए है। तो 60 रुपए किलो में आप कॉर्न खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं अपने नाश्ते में, इसकी कीमत हो जाती है 171 रुपए 500 ग्राम की। मैं आपको कुछ सामान्य ब्रांड्स के बारे में बता रहा हूं और यह कीमत थोड़ी ज्यादा या कम भी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं बाजार में क्या मिल रहा है। और ऐसे ही केमिकल से भरे और प्रोसेस्ड खाने की वजह से अब आपके शरीर पर दवाओं का असर नहीं हो रहा, या असर होना खत्म हो गया है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि आपके शरीर को आजकल पोषक तत्व मिलने बंद हो गए हैं। जब आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं रहता,
तब डॉक्टर्स छोटी छोटी बीमारियों पर भी आपको एंटीबायोटिक्स खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपका शरीर इन बीमारियों से लड़ नहीं सकता, इसलिए एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। द लैंसेट की एक और रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 83% लोगों पर एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती। 83% जो मरीज हैं, जो अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उन पर एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करती। इस मामले में भारत के लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं और इनमें ज्यादातर 30 से 40 साल के युवा हैं, जबकि इटली में ऐसे लोगों की संख्या 31.5%, अमेरिका में 20% और द नेदरलैंड्स में सबसे कम यानी सिर्फ 11% है। डराने वाली बात यह है कि वर्ष 2035 तक यानी अब से 10 साल के बाद तक 98% भारतीयों पर एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट्स एंटीबायोटिक दवाओं से बचना सीख लेते हैं, यानी छोटी सर्दी खांसी से लेकर साधारण इन्फेक्शन भी आपके लिए जानलेवा बन जाएगा। इसकी 2 बड़ी वजहें होती हैं कि आपके शरीर में ये क्यों हो रहा है। पहली, एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, और दूसरा, खेतीबाड़ी और पशुपालन में केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का उपयोग, जिसकी वजह से जो भी खाना आप खा रहे हैं, ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स आपके शरीर में जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है। पहले हम दूध खरीदते थे तो दूध वाले से पूछते थे कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया, लेकिन अब वो सवाल बदल चुका है। अब हमें दूध वाले से पूछना चाहिए कि दूध में केमिकल्स की मात्रा कितनी है। आज दूध वाला अगर पानी मिला दे तो कोई बात नहीं, हमें खुश होना चाहिए कि पानी ही मिलाया है, लेकिन अब तो पता नहीं क्या क्या मिलाया जा रहा है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जिस डेयरी से आप दूध लेते हैं वो अपनी गाय और भैंस को क्या खिला रहा है? हमारे देश में गाय और भैंस को इंजेक्शंस के जरिए अब हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा दूध दें, उनकी उत्पादकता बढ़ जाए। खेतों में जो अन्न पैदा हो रहा है उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं जिससे पैदावार बढ़ जाए। अब इन सब को लेकर हमारे देश में कानून तो हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता। इन सब की वजह से खाने पीने की चीजों की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। इसलिए आजकल हम जो भी खा रहे हैं, चाहे हरी सब्जियां हो, फल हो, दही हो, दूध हो, आपके शरीर पर उनका कोई असर होता ही नहीं है। उस खाने का जो चरित्र है वो आपके शरीर पर कोई असर नहीं डालता, और इसकी वजह से हमारे देश की कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। तो हमारे देश की सरकारों को अब इस मामले पर कड़े कानून लाकर इस मिलावट को तुरंत रोकना चाहिए। अगर आप बड़े बड़े देशों में देखेंगे, विदेशों में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, तो वहां पर इस प्रकार के खाने को लेकर बहुत कड़ी पाबंदियां हैं, और इसीलिए जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोसेस्ड फूड को बेचती हैं, इन पर यूरोप में रोक लग जाती है कि आप ये खाना, ये पैकेट, ये प्रोडक्ट यूरोप में नहीं बेच सकते, क्योंकि वहां के लोगों की सेहत खराब हो जाएगी, और तब वो भारत जैसे बाजारों में आते हैं और फिर उसी सामान को हमारे यहाँ बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। अब आपके लिए समस्या ये हो जाएगी कि आप फिर ये सब छोड़ देंगे तो आप खाएंगे क्या, क्योंकि हर चीज में ही मिलावट है, हर चीज में ही केमिकल्स मिले हुए हैं, तो फिर आप खाएंगे क्या? थोड़ा मुश्किल है इसका इलाज, लेकिन मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि आज से 20-30 साल पहले, 50 साल पहले हमारे देश की जो रसोइयां हुआ करती थी, जहां पर एक प्राकृतिक तरीके से खाना बनता था, आप रसोई में पका हुआ खाना खाते थे तीनों समय, आपको आज भी वैसा ही करना पड़ेगा अगर आपको अपने शरीर को बचाना है तो। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे मीडिया अब दुष्प्रचार का एक बड़ा और ताकतवर हथियार बन गया है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस,
लॉक है, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। और अब हम मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा वाले मीडिया को आपके लिए डिकोड करेंगे। आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लोगों की मार्केटिंग करने और खबरों का प्रोपेगेंडा फैलाने की एक होड़ लगी हुई है। सबसे पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की है, जो पिछले 6 महीने से बिहार में मीडिया के सबसे पसंदीदा चेहरा बने हुए हैं, लेकिन चुनाव में इन्हें एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हार के प्रायश्चित के लिए उपवास किया और उस उपवास को भी जबरदस्त मीडिया कवरेज मिला। दूसरी तस्वीर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की है, जिन्हें दुनिया भर की मीडिया में कवरेज मिल रहा है। जोहरान ममदानी को ऐसे पेश किया गया जैसे वो न्यूयॉर्क नहीं बल्कि आधी दुनिया का भाग्य बदलने वाले हैं। आज प्रशांत किशोर के पास एक भी विधायक नहीं, एक भी सीट नहीं, लेकिन उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बराबर या उससे कहीं ज्यादा मीडिया में जगह मिलती है। जोहरान ममदानी अमेरिका के एक शहर के मेयर हैं, लेकिन मीडिया में उन्हें जगह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बराबर मिल रही है। आप सोचिए, न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव है और हमारे देश में उसकी चर्चा हो रही है, और इस चुनाव में उनकी जीत हमारे देश के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। प्रशांत किशोर की हर मामूली सी बात को जिस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लगता है मानो बिहार के सामने यही सबसे बड़ा मुद्दा है। दरअसल आज का मीडिया खबरें दिखाने में से ज्यादा किरदार गढ़ने पर काम कर रहा है। मीडिया को जब कोई खास चेहरा और विचारधारा पसंद आ जाता है तो फिर दिन रात वो इस विचारधारा के पोस्टर बॉयज की तलाश करते हैं और फिर उसी चेहरे की चर्चा होती है, उस चेहरे के इंटरव्यूज होते हैं, हर तरीके से उसकी ब्रांडिंग की जाती है। और आज लोगों को ये बताया जा रहा है मीडिया के जरिए कि उन्हें क्या देखना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या किसको वोट देना चाहिए, और एक तरीके से मीडिया के जरिए आपके दिमाग की कंडीशनिंग की जा रही है। आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, आपके लिए कौन सा बड़ा नेता होना चाहिए, कौन सा छोटा नेता होना चाहिए, कौन सा मुद्दा बड़ा है, कौन सा मुद्दा छोटा है। आज मीडिया जनता को ये बताने की कोशिश करता है, यानी जनता की सोच को रीप्रोग्राम किया जा रहा है, आपको रीबूट किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ फ्री प्रेस के नाम पर होता है। आज सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि खबरें और विश्लेषण थोड़ी देर से मिलें, बल्कि मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा वाली ये मीडिया कवरेज उससे भी कहीं ज्यादा चिंताजनक बात है। तो आज आपको ये सोचना होगा कि कुछ किरदार, कुछ लोग, कुछ चेहरे और कुछ मुद्दे जरूरत से ज्यादा बड़े बना दिए जाते हैं, और जो उससे भी बड़े चेहरे हैं, जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, जो उससे भी बड़े मुद्दे हैं, उन्हें जानबूझकर छोटा बना दिया जाता है, गैर जरूरी बना दिया जाता है। और यही बहुत बड़ा मीडिया आपके साथ कर रहा है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। This is no ordinary sky. This is where legends are born. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर।
तो आज के लिए डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सुखी रहने का फॉर्मूला ये है कि अंत ही आरंभ है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं ही दुख हैं और एकांत ही सुख है। नमस्कार। हींग देना, वो वाली।